और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। जी हां, इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंच जाते हैं वो तमाम खबरें जिन पर रहती है हम सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं बल्कि होगी खबर की पूरी पड़ताल। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे, समझाएंगे खबर का हर एक बिंदु, साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानेंगे हर एक अपडेट। होगी हर खबर पर पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन 3 प्रमुख खबरों पर होगी हमारी नजर, सबसे पहले कर लेते हैं उन 3 प्रमुख खबरों का रूबरू। तो इन 3 खबरों की आपको बता दें कि सबसे पहली खबर है एक दर्द भरी खबर, जहां एक बुरी खबर के साथ जाकिर हुसैन का निधन हो चुका है, जिसमें अब आज अलविदा उस्ताद। उनके निधन से जुड़ी हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। आपको बता दें कि काफी लंबे समय से अस्पताल में भी भर्ती थे, काफी इलाज चला, लेकिन अब अंतिम सांस वो ले चुके हैं। तो जाकिर हुसैन को आज पूरा देश नम आंखों से श्रद्धांजलि देगा, अलविदा कहेगा। इसके साथ ही जो दूसरी खबर है वो है कांग्रेस से जुड़ी। जी हां, ईवीएम को लेकर अब तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस अब कहीं ना कहीं अलग थलग पड़ रही है और उमर अब्दुल्ला का बयान आया कि आखिर जब जीत पर जश्न मनाते हैं तो हार पर सवाल क्यों। अपडेट जानेंगे आगे चल के, लेकिन साथ ही संभल से अगली खबर होगी 40 साल पुराने मंदिर में अंदर क्या मिला है, क्योंकि अब एएसआई सर्वे किया जाएगा। इसके लिए पत्र दिया जा चुका है और ये आखिर ये मंदिर का पता कैसे चला है वो भी आप तक पहुंचाएंगे। ग्राफिक्स के जरिए आप तक हर एक अपडेट पहुंचाएंगे। इसके साथ ही जो अगली प्रमुख खबर है वो होगी बांग्लादेश से जुड़ी हुई। पड़ोसी देश है बांग्लादेश, जहां एक बार फिर से शेख हसीना कहीं ना कहीं मोहम्मद यूनुस पर भड़कती हुई नजर आई हैं और एक बार फिर से कई सारे आरोप लगा दिए। और इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जो कि बड़ी खबर न्यूज पंच में, जहां आपको बता दें कि उस्ताद जाकिर हुसैन अब नहीं रहे। मशहूर तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन हो चुका है। उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है। हालांकि उनके निधन को लेकर कल रात से ही तमाम अफवाहें चल रही थी, लेकिन फिलहाल अब ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस बीमारी से वो पीड़ित थे। सैन फ्रांसिस्को के अस्पताल में उनका निधन हुआ है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पद्मश्री और पद्म विभूषण से उन्हें नवाजा जा चुका है और 5 ग्रैमी पुरस्कार से भी तबला वादक जाकिर हुसैन को सम्मानित किया जा चुका है। तो उन्होंने कई उपलब्धियां हासिल की है। तबले की जो थाप है उससे सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। पूरी दुनिया का दिल उन्होंने जीत लिया और अब आज उनका निधन हो चुका है। आज देश उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहा है। तो मशहूर तबला वादक का निधन हो गया है। तबले की थाप के नाम से जाने जाने वाले जाकिर हुसैन अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। विश्वविख्यात तबला वादक और पद्म विभूषण उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन हो चुका है। अमेरिका में उनका इलाज चल रहा था जाकिर हुसैन का और वहां पर अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। जाकिर हुसैन ने सैन फ्रांसिस्को के एक अस्पताल में आखिरी सांस ली, जहां पर उनका इलाज लगातार चल रहा था और उनके नाम पर कई जो पुरस्कार हैं उनसे उन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है। जाकिर हुसैन का जन्म 9 मार्च 1991 को हुआ था। जाकिर हुसैन के पिता अल्लाह रखा अपने समय के काफ़ी बड़े तबला वादक थे। उन्होंने भी अपनी एक अलग पहचान बनाई और उसी के साथ जाकिर हुसैन भी उसी में कड़ी में आगे बढ़े और एक अलग पहचान बनाई। सिर्फ देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में तबले के थाप से उन्हें जाना जाने लगा। महज 3 साल की उम्र में अपने पिता से पखावज बजाना उन्होंने सबसे पहले सीखा था और साथ ही वो प्लैनेट ड्रम नाम के रिदम बैंड का भी हिस्सा जाकिर हुसैन रहे हैं। तो उनका अभी तक का जो समय रहा है और किस तरीके से उन्होंने पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई, वो ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। 1992 में इस ग्रुप को भी सम्मानित किया गया था। इस बैंड ने साल 2007 में एक बार फिर से अपना जलवा बिखेरा था, जिसका हिस्सा थे जाकिर हुसैन। इसके साथ ही कई म्यूजिक जो फिल्में हैं उनमें भी म्यूजिक दिया है जाकिर हुसैन ने अपने तबले के जरिए और अपने बेहतरीन काम के लिए जाकिर को कई सारे अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें पद्म विभूषण भी एक नाम है। उसमें यूएसए की अगर बात करें तो यूएसए में नेशनल एंडोमेंट फॉर द आर्ट्स नेशनल हेरिटेज फेलोशिप से भी उन्हें सम्मानित किया गया है।
ट्रेडिशनल आर्ट और म्यूजिक की श्रेणी में अमेरिका द्वारा ये सबसे बड़ा सम्मान दिया जाता है जो कि जाकिर हुसैन को मिला है। ग्रेटफुल डेड ड्रमर मिकी हार्ट के साथ उनके 1992 के एल्बम प्लैनेट ड्रम्स ने ग्रैमी पुरस्कार जीता था। तो ये उनकी तस्वीरें हैं, उनकी तस्वीरें भी इस वक्त अब आपको दिखा रहे हैं। तबला वादक जाकिर हुसैन अब इस दुनिया में नहीं रहे, इस दुनिया से उन्होंने अलविदा कर दिया है। इसी पर हमारे साथ में हमारी सहयोगी जया इस वक्त जुड़ रही है फोन लाइन पर। जया, एक ऐसा क्षण है ये, एक दुख भरी खबर कि आज सुबह शुरुआत हुई है और इसके साथ ही जाकिर हुसैन अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, अलविदा कह दिया है उन्होंने इस दुनिया को और पूरी दुनिया में नम आंखों से उन्हें अब श्रद्धांजलि दी जा रही है। बिल्कुल कृतिका, तबले ने खो दी है अपनी थाप और उस्ताद जाकिर हुसैन के निधन से एक संगीत जगत में एक सन्नाटा सा पसर गया है और श्रद्धांजलि देने वाले लोगों में हमारे दिग्गज संगीतकार और दुनिया के ऐसे तमाम लोग मौजूद हैं जिन्होंने जाकिर हुसैन को बहुत ही करीब से सुना है, देखा है। एक बहुत बड़ी क्षति तमाम उन संगीत प्रेमियों के लिए जो इंतजार कर रहे थे उनके एक बड़े कॉन्सर्ट का। जाकिर हुसैन बेहद उत्साहित नजर आ रहे थे क्योंकि जनवरी अगले साल की शुरुआत होने जा रही थी उनके एक बेहद खास कॉन्सर्ट के साथ, उनके टूर के साथ, एज वी स्पीक टूर। ये जनवरी 2025 से इसकी शुरुआत होने वाली थी और 4 जो दुनिया के दिग्गज संगीतकार हैं, जाकिर हुसैन, राकेश चौरसिया, बेला फ्लेक और एडगार मेयर, ये 4 उनकी जो जोड़ी है, इन चारों ने मिलकर करीब 31 ग्रैमी अवार्ड्स अपने नाम किए हैं और ये 4 आइकन्स ने अनाउंसमेंट की थी, घोषणा की थी एज वी स्पीक इंडिया टूर की, जिसका आयोजन होना था जनवरी 2025 में। और अब बहुत बड़ी एक मायूसी, उदासी छा गई है क्योंकि जाकिर हुसैन अब हमारे बीच नहीं है। ये 4 से 5 शहरों में इनको परफॉर्म करना था, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, न्यू दिल्ली, और इसके लिए बेहद उत्साहित थे जाकिर साहब। और जाकिर साहब ने कहा था कि मैं वापस अपने देश आ रहा हूं और परफॉर्म करूंगा इतने शानदार और इनक्रेडिबल म्यूजिशियंस के साथ, क्योंकि संगीत की कोई भाषा नहीं है, संगीत किसी सीमा में नहीं बनता और ये जो कॉन्सर्ट है वो एक यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ म्यूजिक है, उसका एक जश्न होने जाने जा रहा था जहां पर भारतीय शास्त्रीय संगीत पाश्चात्य वेस्टर्न जैज म्यूजिक के साथ अपनी ताल मिलाता हुआ नजर आएगा। बेला फ्लेक, राकेश चौरसिया, ये वो नाम है जिन्होंने जाकिर हुसैन साहब के साथ एक लंबा उनका सफर रहा है और आज तमाम किस्से कहानियों के बीच लेजेंडरी जाकिर हुसैन अब हमारे बीच नहीं है। आज उनकी तबीयत खराब चल रही थी काफी समय से और उसके बाद अचानक उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और सैन फ्रांसिस्को उन्होंने में आखिरी सांस ली और अपने साथ छोड़ गए हैं एक बहुत ही अब जो अपनी संगीत की विरासत वो छोड़ गए हैं, जो उनका जश्न था, जो उनका एक अंदाज था बचपन से, जो उन्होंने जिस तरह से अपने अंदाज को और जो बच्चे तबला जानते भी नहीं थे, उन्होंने जो भारतीय वाद्य यंत्र की जो लोकप्रियता बढ़ाई वो यकीनन हमेशा यादगार रहेगी। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जो है तमाम अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो एक तरफ से अगर हम देखें तो आज की सुबह जो हुई है ये एक दुख भरी खबर के साथ हुई है, लेकिन इसके साथ ही इस वक्त पूरा देश जो है नम आंखों से श्रद्धांजलि उन्हें दे रहा है क्योंकि उन्होंने एक अलग ही पहचान म्यूजिक के क्षेत्र में बनाई, साथ ही हमारे जो देश की संस्कृति है उसको भी एक अलग पहचान भारत के साथ साथ पूरे देश दुनिया में उन्होंने बनाई है। इसी के साथ कई सारे अवार्ड से भी उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। इस खबर पर एक एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन साथ ही न्यूज पंच में अब आगे बढ़ लेते हैं और रुक कर लेते हैं हमारी अगली प्रमुख खबर का, जो है कांग्रेस से जुड़ी। जी हाँ, अगर हम देखें तो एक एक करके जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो एक एक करके अब कांग्रेस से दूरी बनाते हुए इंडी गठबंधन में नजर आ रहे हैं। इससे पहले अगर हम देखें तो पहले अडानी मुद्दों पर कांग्रेस जो है अलग थलग पड़ती हुई नजर आई और अब ईवीएम के मुद्दे पर कांग्रेस अकेली पड़ती नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस पर सीधा निशाना साधा है और ईवीएम पर कांग्रेस के 2 रवैयों पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस को खरी खरी सुनाई है। उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस पर भड़कते हुए कहा है कि कांग्रेस ईवीएम का रोना बंद करके चुनाव नतीजों को कबूल करना चाहिए। साथ ही कांग्रेस को नसीहत भी दे डाली है। दरअसल हरियाणा
और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद से कांग्रेस पार्टी लगातार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम पर तमाम सवाल खड़े कर रही है और इस पर आज हम करेंगे अपने संवाददाता से चर्चा। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि उमर अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा है और किस तरीके से कांग्रेस को खरी खोटी सुनाई है, वो आपको सुनाते हैं। EVMs can't only be a problem when you lose the election because they're the same EVMs. So when you get 100 plus members of parliament using the same EVMs and you celebrate that as sort of a victory for your party, you can't then a few months later turn around and say, well, actually, hang on, we don't like these EVMs because now the election results aren't going the way we would like them to. If you have problems with the EVMs, then you should be consistent in those problems. And the thing is, how can you have a problem with EVMs and then continue to fight elections? If you don't trust the machines, then you shouldn't be fighting. So you can't say, look, I don't trust the machines, but I'm going to fight, and if I win, then I'll keep quiet. But if I lose, then something's wrong with the machines. I lost. I keep reminding you. I lost in earlier in this year. I never blamed the machines. I won. It wasn't down to the machines. It's the voters. One day they vote for you, the next day they don't. तो उमर अब्दुल्ला ने किस तरीके से कांग्रेस पर हमला बोला है वो हमने आपको सुनाया। लेकिन इसके साथ ही उमर अब्दुल्ला के इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट करके कांग्रेस को घेरा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि अब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ईवीएम मुद्दे पर कांग्रेस और राहुल गांधी पर सीधा निशाना साधा। जब कांग्रेस जीतती है तो ईवीएम अच्छी नहीं हो सकती और जब हारती है तो खराब नहीं हो सकती। इसके साथ ही राहुल गांधी तेजी से हारे हुए व्यक्ति की तरह दिख रहे हैं और उनके साथ खड़ा नहीं होना चाहता कोई भी। ये तमाम बातें अमित मालवीय की तरफ से कही गई। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी तेजी से हारे हुए व्यक्ति की तरह है जो लगातार एक के बाद एक हार कहीं ना कहीं झेल रहे हैं और इसका ठीकरा पूरा ईवीएम पर फोड़ रहे हैं। उमर अब्दुल्ला के बयान पर भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने सीधे तौर पर निशाना साधा और निशाना साधते हुए ये ट्वीट उन्होंने किया है। उन्होंने अमित मालवीय ने लिखा है कि अब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ईवीएम मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा है। तो ये तो बात रही अमित मालवीय की। इसके साथ ही बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने किस तरीके से कांग्रेस पर हमला बोला है वो भी आपको दिखाते हैं। उमर अब्दुल्ला ने ईवीएम के फर्जी प्रचार पर राहुल गांधी और विपक्ष को बेनकाब किया है, ऐसा कहना है प्रदीप भंडारी का। सीधे तौर पर सवाल उठाते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है लोकतंत्र विरोधी है। तो कांग्रेस जिस तरीके से लगातार जब भी हार का सामना होता है तो तमाम सवाल खड़े कर देती है ईवीएम को लेकर, लेकिन अब कहीं ना कहीं अकेले अलग थलग पड़ती नजर आ रही है। ईवीएम के फर्जी प्रचार पर राहुल गांधी को घेरते हुए नजर आए। इसके साथ ही ईवीएम पर हार का ठीकरा पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने फोड़ा हो। इससे पहले कई बार ऐसे मामले सामने आए। हरियाणा, महाराष्ट्र में जो हार मिली कांग्रेस को, उसको लेकर सीधे तौर पर ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ा। एनडीए की जीत के बाद खड़गे ने बैलेट पेपर को सही बताया था कि बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं तो वो सही है। सुप्रीम कोर्ट पर भी कांग्रेस को भरोसा नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि जीतने पर चुप्पी, हारने पर ईवीएम को दोष देना ठीक नहीं है। सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह बयान आया था जब ईवीएम को लेकर यह पूरी याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तब सुप्रीम कोर्ट ने यह बयान दिया था और उस पर भी कांग्रेस को भरोसा नहीं है। 2014 के बाद से ही ईवीएम में जो खोट है वो कांग्रेस को नजर आने लगी क्योंकि लगातार 2014 में बड़ी जीत, जब प्रचंड जीत बीजेपी को मिली, उसके बाद से लगातार जितने चुनाव हुए उसमें धीरे धीरे कांग्रेस का जो एक औहदा है वो कहीं ना कहीं नीचे जाता हुआ हमें नजर आया, जिसकी वजह से हार का ठीकरा कांग्रेस ने लगातार ईवीएम पर फोड़ा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने ईवीएम को 100% सुरक्षित इससे पहले बताया जा चुका है। 1989 में कांग्रेस नेता राजीव गांधी ने भी ईवीएम की सिफारिश की थी और 1989 के आम चुनावों में 150 निर्वाचन क्षेत्रों में ईवीएम का उस वक्त इस्तेमाल किया गया था। तो आप सोचिए कि कांग्रेस की तरफ से ईवीएम को लाया गया और अब वही कांग्रेस कहीं ना कहीं निशाने पर ईवीएम को ले रही है। इसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं। दरअसल उनका कहना है कि ईवीएम को बंद करने की मांग मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से इससे पहले की जा चुकी है। बैलेट पेपर से चुनाव कराने की वकालत मल्लिकार्जुन खड़गे खुद कर चुके हैं। और अखिलेश यादव क्या कुछ कहते हैं ईवीएम को लेकर वो भी आपको बताते हैं। ईवीएम पर भरोसा नहीं है ऐसा कहना है अखिलेश यादव का। उनका कहना है कि यूपी में सभी सीटें जीतने के बावजूद भी विश्वास
नहीं होगा उन्हें ईवीएम पर। तो ईवीएम पर सीधा सवाल। इसके साथ ही प्रियंका गांधी का क्या कुछ कहना है? वो कहती है कि ईवीएम से नहीं, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। हम लगातार तकनीक की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रियंका गांधी चाहती है कि नहीं, हम तकनीक में पीछे ही सही है, बैलेट पेपर से ही चुनाव होने चाहिए। ईवीएम से नहीं, बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए, ये कहना है प्रियंका गांधी का। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के संयोजक, क्या कह रहे हैं वो भी आपको बताते हैं। उनका कहना है कि खराब प्रदर्शन के लिए ईवीएम को उन्होंने भी जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। खराब प्रदर्शन के लिए ईवीएम पर सवाल उठाने वाले दलों में से आम आदमी पार्टी भी एक दल है। तो ये तमाम वो दल है जो लगातार ईवीएम पर सवाल उठाते रहे। 2017 के पंजाब विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने ये आरोप ईवीएम के ऊपर लगाया था। खराब प्रदर्शन के लिए ईवीएम को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया था। मायावती ने भी जो हार का ठीकरा है वो सीधे तौर पर ईवीएम पर फोड़ा था। यानी कुल मिलाकर हम देखें तो राजनीतिक दल जब जीत जाते हैं तो ईवीएम बहुत अच्छी है, लेकिन जब हार का सामना होता है तो ईवीएम पर इसका ठीकरा फोड़ दिया जाता है। यूपी विधानसभा चुनाव 2017 के परिणामों को मायावती ने सिरे से खारिज कर दिया था और ईवीएम पर सीधा जो ठीकरा है हार का वो ईवीएम के ऊपर उन्होंने फोड़ा था। और इसके साथ ही मणिशंकर अय्यर, वो कहते हैं, उनका बयान भी सामने आया ईवीएम को लेकर के। गांधी परिवार पर कैरियर बर्बाद करने का आरोप मणिशंकर अय्यर लगा चुके हैं। तो ऐसे में सवालों के घेरे में इस वक्त ईवीएम नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी भी नजर आ रही है। अगर यूपीए 2 में प्रणब मुखर्जी को पीएम और मनमोहन सिंह को राष्ट्रपति बनाया जाता तो चुनाव के नतीजे अलग होते, ऐसा कहना है मणिशंकर का। कांग्रेस को अपमानजनक हार का सामना नहीं करना पड़ता। मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं ये तमाम बातें और कांग्रेस पर इसके साथ ही आरोप भी लगा रहे हैं। तो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो कांग्रेस जो लगातार अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ती है, वो कांग्रेस अब ईवीएम के मुद्दे पर अलग थलग पड़ती नजर आ रही है। उमर अब्दुल्ला ने सीधे तौर पर कहा है कि कांग्रेस को अगर हार मिली है तो उस हार को स्वीकार करना चाहिए और हार का ठीकरा ईवीएम पर नहीं फोड़ना चाहिए। वो कभी ईवीएम पर सवाल नहीं उठाते। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी कुमार आलोक जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। कुमार आलोक, अगर हार मिलती है तो ईवीएम खराब है और अगर जीत मिलती है तो वो लोकतंत्र की जीत है, ये कैसी बात? सही कहा आपने। उमर अब्दुल्ला ने जो स्टेटमेंट दिया है कल, उन्होंने दो टूक कहा है कि जब आप जीतते हैं, आपकी जब 100 सीट आई थी, 100 के करीब जब सीट आई थी लोकसभा में, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था राहुल गांधी ने, और राहुल गांधी के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे थे, वहां पर सोनिया गांधी भी थी, और एक तरह से और जश्न की बात कही थी कि बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस कांग्रेस का हुआ है। तो उस दिन भी ईवीएम पर उन्होंने ठीकरा नहीं फोड़ा। लेकिन जैसे जैसे हरियाणा का चुनाव जो हारे, जबकि काफी एक्सपेक्टेशन था कि हरियाणा में कांग्रेस जीत रही है, तमाम जो चैनल्स के सर्वे थे वो भी बता रहे थे, लेकिन वहां पर उनको मुंह की खानी पड़ी। उसी तरीके से महाराष्ट्र में भी बहुत जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद ईवीएम को लेकर फिर संशय का माहौल क्रिएट किया। तो उन्होंने उमर अब्दुल्ला ने साफ कहा कि ईवीएम पर दोष नहीं देना चाहिए। पहले भी वो कांग्रेस के संगठन पे और कांग्रेस की जब कांग्रेस के साथ वो चुनाव लड़े थे जम्मू कश्मीर में, और उसके बाद जो परिणाम आए थे, तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को उसकी औकात से ज्यादा हमने गठबंधन में सीटें दे दी थी, और खासकर जम्मू रीजन में कांग्रेस को काफी सीटें दी थी उमर अब्दुल्ला की पार्टी ने, क्योंकि कांग्रेस और उमर अब्दुल्ला की पार्टी जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट जो थी वो दोनों का गठजोड़ था, और जो परिणाम आया वो कांग्रेस के लिए काफी बुरा था, और उसी पे उनका तंज था। और अभी भी सरकार में शामिल नहीं हुई वहां पर कांग्रेस, जबकि दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। तो एक तरह से आप हिंदी फिल्म में गाना है कि बिछड़े सभी बारी बारी, देखिए जमाने की यारी। तो आप देख रहे हैं कि एक एक करके जो उनके गठबंधन, इंडी गठबंधन के दल हैं, वो एक तरह से प्रेशर बना रहे हैं और अपने आप को किनारा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा कि पहले तृणमूल कांग्रेस ने एक तरह से कांग्रेस का संसद में जो भी कांग्रेस का कद अब घटता जा रहा है कुमार आलोक, कहीं ना कहीं। फिर चाहे वो हम ये देखें कि नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं, ईवीएम को लेकर कांग्रेस अलग थलग पड़ रही है, साथ ही अडानी मुद्दे को लेकर भी कांग्रेस अलग थलग पड़ रही है। फिलहाल शुक्रिया कुमार आलोक तमाम अपडेट्स साझा करने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी, लेकिन इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। न्यूज पंच में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे संभल हिंसा को लेकर। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। यार अजय, लुक एट योर डैड। हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स, जिंदगी भर के लिए। वाह,
पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना। बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युइटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC हर पल आपके साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का न्यूज पंच में। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं संभल की। जी हां, संभल में जहां एक और मस्जिद विवाद लगातार चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर 46 साल पुराना शिव मंदिर मिला है। और ये तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल जिसने हर किसी का ध्यान अब इन दो तस्वीरों ने अपनी ओर खींच लिया है। कहा जा रहा है कि ये मंदिर 400 साल से भी ज्यादा पुराना है। दरअसल शनिवार को इस मंदिर के होने की जानकारी मिली, जिसके बाद प्रशासन ने मंदिर की साफ सफाई कराकर वहां पर दीपक जलाया, पूजा पाठ वहां पर शुरू हुआ, तमाम सारी व्यवस्थाएं वहां पर की गई और साथ ही कई सारे सवाल इसी के साथ अब खड़े भी कर दिए गए कि आखिर ये मंदिर इतने सालों से बंद क्यों था, क्यों किसी को इसकी जानकारी नहीं थी, आखिर इस मंदिर का सच क्या है, 1978 में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मंदिर के कपाट पर ताला लग गया। कोशिश करेंगे इन तमाम सवालों के जवाब जानने की, पर उससे पहले आपको दिखाते हैं वहां की 3 तस्वीरें। जब ये मंदिर वहां पर मिला, मंदिर मस्जिद विवाद तो हालांकि काफी लंबे समय से संभल में चल ही रहा है, लेकिन अभी हाल ही में फिलहाल अभी ये मंदिर वहां पर मिला है, बुलडोजर के जरिए कार्रवाई वहां पर हो रही थी और इसी बीच ये मंदिर वहां पर मिला। और अब आज की ये 3 तस्वीरें कि वहां पर किस तरीके से पुताई की गई है और वहां पर अब नारे लिखे जा रहे हैं। और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, प्राचीन संभल मंदिर, ओम का निशान वहां पर पेंट के जरिए बनाया गया है और वहां पर जलाभिषेक हो रहा है, दुग्धाभिषेक वहां पर किया जा रहा है, क्योंकि इस मंदिर के अंदर शिव जी की एक शिवलिंग मिली है, साथ ही हनुमान जी की प्रतिमा वहां पर मिली है। हालांकि अभी और भी चीजें वहां पर देखी जा रही हैं। तो फिलहाल पूजा पाठ वहां पर शुरू कर दिया गया है और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी निशांत राय इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। सबसे पहले निशांत, 46 साल से ये मंदिर बंद था, कहा जा रहा है कि लगभग 400 साल पुराना ये मंदिर है और अचानक जब ये मंदिर मिलता है तो कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों इस मंदिर को बंद किया गया और फिलहाल वहां के ताजा हालात क्या है, किस तरीके से पूजा प्रार्थना वहां पर की जा रही है। निशांत, देखिए, जब से मंदिर मिला है, मंदिर में अब रेगुलर आरती हो रही है, सुबह की शाम की आरती हो रही है। कल जब शाम की आरती हो रही थी तब हम वहां पर मौजूद थे और जो श्रद्धालु थे उनकी आंखें नम थी, क्योंकि इतने लंबे समय के बाद ये मंदिर खुला है। बताया जा रहा है कि 1978 में जब दंगे हुए थे तो जो वहां पर हिंदू परिवार थे वो वहां से पलायन कर गए थे और मंदिर इसी स्थिति में तब से लेकर आज तक लगातार बंद था। लेकिन जब प्रशासन की टीम वहां बिजली चोरों पर कार्रवाई करने के लिए पहुंची तो उन्होंने देखा मंदिर है, उप जिलाधिकारी वहां पर थी और उन्होंने आला अधिकारियों को सूचित किया, जिसके बाद इस मंदिर को खोला गया और मंदिर को खोलने के बाद से श्रद्धालु जो हैं वो लगातार मंदिर जा रहे हैं और मंदिर में दर्शन कर रहे हैं और मंदिर में पूजा पाठ का कार्य चल रहा है। दूसरी अहम बात अगर की जाए तो जो जिलाधिकारी हैं संभल के, उन्होंने एक पत्र लिखा है मंदिर और मंदिर के पास जो कुआं मिला है इसकी कार्बन डेटिंग करने के लिए ASI को, और ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि वाकई ये मंदिर कितना पुराना है और क्या स्थिति रही है। कहीं ना कहीं उस पत्र के माध्यम से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि संभल जो है ये वाराणसी मथुरा के तर्ज पर एक धार्मिक नगरी थी और यहाँ इस तरीके से तमाम जगहों पर मंदिर थे और ऐसे में अब धीरे धीरे करके एक एक सच जो है वो सामने आ रहा है और प्रशासन इस ओर अब कदम भी बढ़ा रहा है। जी ठीक है निशांत, आपके पास वापस आएंगे। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से क्या कुछ कहा गया है इस मंदिर को लेकर, वो एक बार अपने दर्शकों को सुना देते हैं। क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? क्या वहां बजरंगबली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई? उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली? उन्होंने 46 वर्ष पहले संभल के अंदर नरसंहार किया था, क्यों नहीं चर्चा होती संभल में उन लोगों की? जो लोग हर जगह खोद देना चाहते हैं,
खोदना उनका लक्ष्य बन गया है। जो लोग खोदना चाहते हैं वो याद रखें, देश का सौहार्द भी खो देंगे एक दिन। जो लोग जगह जगह खोदना चाहते हैं वो देश का सौहार्द भी खो देंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर कहा है कि आखिर क्या रातों रात प्रशासन ने वो मंदिर बना दिया? जो प्राचीन मंदिर है, जो प्राचीन मूर्ति है, वो रातों रात कहां से आई? ये सवाल उठ रहे हैं और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात को कहा। तो वहीं अखिलेश यादव निशांत कह रहे हैं कि आखिर अगर ऐसी ही हर जगह खुदाई होगी तो कहीं ना कहीं देश का जो सौहार्द है वो बिगड़ सकता है। अखिलेश यादव अभी भी सवाल उठा रहे हैं इस चीज पर। निशांत जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो तुष्टीकरण की जो राजनीति रही है इसने देश का हमेशा सौहार्द बिगाड़ने का काम किया है। और हमने देखा था कि अखिलेश यादव के रिजिम में किस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार दंगे हुए थे, और उसके बावजूद अगर आप इस तरीके की बातें करते हैं तो आप सौहार्द बिगाड़ने का काम करते हैं, ना कि बनाने का। सबसे अहम चीज हो जाती है कि जो चीजें वास्तविकता में हैं उनकी सच्चाई सभी के सामने आनी चाहिए। कोई उसको स्वीकार करे या ना करे ये अलग विषय है, लेकिन सच्चाई क्या है ये सभी को पता होना चाहिए। और ऐसे में अगर जो चीज सामने है, जो चीज सच है, उसको लेकर इस तरीके की बयानबाजी विपक्षी पार्टी के द्वारा किया जाना उचित नहीं है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया निशांत तमाम अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो निशांत लगातार हमारे साथ अपडेट पहुंचा रहे हैं, लेकिन सीधे तौर पर अगर देखें तो कई सारे सवाल अब खड़े हो रहे हैं संभल को लेकर। हालांकि इसको लेकर संभल के जो डीएम हैं उन्होंने पत्र लिख दिया है एएसआई को, और अब देखना होगा कि कब इस मंदिर की जांच होती है और एएसआई सर्वे के दौरान ही ये पता चलेगा कि आखिर ये मंदिर क्या वाकई 400-500 साल पुराना है या उससे भी पुराना इस मंदिर का इतिहास है। संभल मंदिर को लेकर के हमारी नजर इस पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में इतना ही, लेकिन इस वादे के साथ कि 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।